माननीय सभासदों, माननीय सभापति महोदया जी, जय श्री राम। जय श्री राम। जय भीम। जय भीम। जय बांग्ला। ये सबको बंद करना चाहिए। आइटम नंबर 16 में नियम 377 के अधीन मामले को बोलने के लिए खड़ा किए। हाँ, नंबर आपका है श्री अनुराग शर्मा जी। जी अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पे था। The economy of Jhansi is an agrarian and larger population is dependent on agriculture. In spite of having rivers, our sources of rainfall are very limited and we have a serious water deficiency. The common perception of agriculture in Bundelkhand is that it has been suffering from inadequate and untimely rainfall, which has adversely affected the agricultural production, the only source of livelihood in the entire region of Bundelkhand. Due to the lack of income and absence of alternative sources of income for workers, especially the marginalized sections, small farmers, have started migrating to other cities in search of employment. मेरे वहाँ पलायन की बड़ी दिक्कत हो रही है। तो आपसे आग्रह था कि districts like Chitrakoot, Jhansi, Lalitpur, Hamirpur should be declared as aspirational districts. Special package should be arranged for these areas and should be headed by an officer of the secretary rank. हमारे वहाँ पहले बुंदेलखंड विकास बोर्ड होता था। The work of various departments in the package should be monitored, and local businesses like Gudda dolls, basket making need to be provided government protections by connecting these to the MSME sector. Thank you. ठीक, बहुत अच्छा। श्री विष्णु दयाल राम जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह सड़क रांची से वाराणसी तक 4 लेन होनी है। दुर्भाग्यवश प्रारंभ में इस सड़क का निर्माण जिस कंपनी को मिला, उस कंपनी ने इस सड़क का इतना घटिया निर्माण किया कि आज वह सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। एक और जहां NHAI के द्वारा एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर NH 75 की दुर्दशा अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। और मुझे इस बात की भी जानकारी प्राप्त हुई है कि पूरे प्रोजेक्ट को 5 चरणों में विभक्त करके इस सड़क को बनाने की योजना है, परंतु कब तक, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। और कब तक इस नारकीय दशा से हमारे संसदीय क्षेत्र पलामू के लोगों को गुजरना पड़ेगा। वर्तमान में इस सड़क में ओवरलेइंग का काम चल रहा है, परंतु वह भी संतोषप्रद नहीं है और वह पर्याप्त भी नहीं है। अतः महोदय, आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध है कि उक्त सड़क की जर्जर स्थिति को देखते हुए संबंधित पदाधिकारियों को शीघ्र निर्देश देने का कष्ट करें, ताकि NH 75 का 4 लेनिंग का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो सके। धन्यवाद। हाँ, श्री बालू भाऊ जी। जी जी जी, बोला जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। हमारे देश की जनजातीय आबादी परंपरागत रूप से पिछड़ी हुई है और हाशिए पर रही है, और बहुसंख्यक समुदाय द्वारा हमेशा से ही इसका उत्पीड़न और अपमान किया गया है। इस संबंध में जनजातीय लोगों को संदर्भित करने के लिए कुछ शब्दों का उपयोग किया जाता है जो अत्यधिक अपमानजनक है और आपत्तिजनक है। आदिवासी लोगों को वनवासी और गिरिजन तरह के अन्य शब्दों के रूप में संदर्भित करना इन समुदायों के अपमानजनक है। उन्हें आदिवासी कहा जाना चाहिए क्योंकि वे इस भूमि के मूल निवासी है। महोदया, सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी कदम उठाने चाहिए कि जनजातीय लोगों के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। ठीक उसी तरह जैसे अनुसूचित जाति के लोगों को संदर्भित करने के लिए हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा इस संबंध में मैं यह भी
कहना चाहूंगा कि भारतीय सेना में कई रेजिमेंट है जिनके नाम कुछ समुदाय उपसमुदायों जैसे सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट आदि के नाम पर रखे गए हैं। मैं सरकार से जनजातीय लोगों के लिए एक अलग आदिवासी रेजिमेंट बनाने की अपील करता हूं। महोदया, इससे हाशिए पर पड़े जनजातीय समुदाय के प्रति उचित सम्मान दिखाई देगा और अधिक से अधिक जनजातीय युवा को सेना में शामिल होने और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। महोदया, इन जनजातीय लोगों को परंपरागत रूप से हाशिए पर रखा गया है और उन्हें मुख्यधारा से बाहर रखा गया है, लेकिन हमारे संविधान में जनजातीय लोगों के लिए मान्यता प्राप्त अधिकारों के अनुसार अब समय आ गया है कि इन जनजातीय लोगों को मान्यता दी जाए और उन्हें वह सम्मान दिया जाए जिसके वो हकदार है। धन्यवाद। श्रीमती गोमती शाही जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदया। मेरे संसदीय क्षेत्र रायगढ़ के जिला जसपुर के निवासी होने के आवागमन में हो रही भारी असुविधा की ओर अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय जी, मेरा संसदीय क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। वह रेल मार्ग से काफी दूर है। जसपुर जिला रायगढ़ रेलवे लाइन 200 किलोमीटर व अंबिकापुर रेलवे लाइन 200 किलोमीटर दूर है। वह पूर्व में कोरबा लोहरदगा रेल लाइन विस्तार हेतु सर्वे भी किया गया था, किंतु अभी तक इस संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा कोई परिणामजनक कार्य नहीं हुआ है। नेशनल हाईवे की खराब स्थिति के कारण यहाँ के निवासियों को आवागमन में भारी दिक्कत हो रही है। अतः आदरणीय से मेरा निवेदन है, आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में रेल लाइन के विस्तार के लिए तत्काल पहल करने की कृपा करें, जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र के निवासियों को हो रही असुविधा दूर हो जा सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजू बिस्टा जी। नहीं। श्री नरेंद्र कुमार जी। श्री कुन्नर हेमरेन। धन्यवाद महोदया। Madam, Santali language has its unique distinct script called Olchiki, invented and developed by late Pandit Raghunath Murmu, a great scholar and philosopher. The speakers of Santali language are largely inhabitants of the state of West Bengal, Odisha, Jharkhand, Bihar, Assam and Tripura. Though the Santali language is enlisted in the 8th schedule of the Constitution, in spite of that, the Santali language and script has not got its due and therefore not developed to the desirable level. Reasons being, there is no any national level tribal university in the country fully developed, devoted to the higher studies and research activities of this language. However, Indira Gandhi National Tribal University has been established in 2007 at Amarkantak in Madhya Pradesh, which is at a far off distance from these Santali-dominated states. On the other hand, there is no facilities of studies on Santali language and literature. Consequently, the students speaking Santali language find it much difficult to study Santali literature and take up their research activities. Therefore, it is my demand to the Government of India for the establishment of a national tribal university after the name of Pandit Raghunath Murmu, the inventor of Santali script Olchiki in the eastern region of India. Thank you, Madam. हाँ, ये श्री प्रताप पाटिल जी। जी, श्री राकेश निखिल जी। रक्षा खडजस जी। रक्षा निख श्री राजीव प्रताप रूडी जी। श्री प्रदीप कुमार सिंह जी।
जी महोदया, 377 के अंतर्गत बोलने देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। महोदया, आज जिस विषय पर मुझे बोलने का मौका मिला है वह हमारे देश की सुरक्षा, वह सीमांचल ही नहीं बल्कि मेरे संसदीय क्षेत्र अररिया के लिए वरदान साबित होगा। महोदया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि देश का हर आम नागरिक हवाई सफर का आनंद ले। इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा उड़ान योजना 4.1 और गति शक्ति योजना कार्यक्रम के तहत फारबिसगंज हवाई अड्डा पुनः शुरू करने की बात कही गई। इसके बाद निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत करने की बात कही गई थी, लेकिन करीब 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। विगत 58 वर्षों से जिले के लोग इस हवाई अड्डा के जीर्णोद्धार की राह देख रहे हैं। महोदया, अररिया नेपाल एवं बांग्लादेश से सटा इलाका है। यहाँ सन 1962 में भारत चीन युद्ध के पश्चात यह हवाई पट्टी का निर्माण किया गया था। वर्तमान में भारत चीन के बीच शीत युद्ध ऐसी स्थिति होने के कारण सुरक्षात्मक दृष्टि से इस हवाई पट्टी को फिर से संचालित करने की अत्यंत आवश्यकता है। महोदया, इस हवाई पट्टी के शुरू हो जाने से फारबिसगंज से नेपाल की राजधानी काठमांडू, जनकपुर, पोखरवा के अलावा पटना, दिल्ली, लखनऊ, रांची, भारत की सांस्कृतिक राजधानी व धार्मिक नगरी बनारस एवं अन्य स्थानों पर जाना आना आसान होगा। हो गया महोदया, मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। अतः माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वर्षों से लंबित हवाई पट्टी को रक्षा मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा इसको जल्द से जल्द चालू किया जाए, ताकि भारत के सुरक्षा के दृष्टि से भी यह अच्छा होगा। और प्रधानमंत्री जी का कहना है, महोदया 1 मिनट खत्म करता हूं, कि गरीब आदमी भी हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे, वह भी सपना हमारे अररिया जिला और अगल बगल के लोगों का पूरा होगा। बहुत अच्छा, बहुत। श्री विजय बघेल जी। धन्यवाद सभापति महोदया। माननीय सभापति महोदया, वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों की आय दोगुनी हो, इसके लिए केंद्र सरकार के प्रोत्साहन और अनुदान के कारण अनेक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण व्यक्तिगत, सहकारी सोसाइटी एवं समूह के माध्यम से किया गया है और लगातार कर भी रहे हैं। क्षमता के अनुसार एक कोल्ड स्टोरेज बनाने में 5 से 10 करोड़ की लागत आती है। वर्तमान में पर्यावरण विभाग के द्वारा कोल्ड स्टोरेज को प्रदूषण युक्त यूनिट मानकर 3 से 5 करोड़ एवं 5 से 10 करोड़ लागत वाली यूनिट में क्रमशः 1 लाख एवं 1.25 लाख नवीन निर्माण तथा प्रतिवर्ष नवीनीकरण के लिए सम्मति राशि ली जाती है, जबकि कोल्ड स्टोरेज न्यूनतम प्रदूषणकारी उद्योग है। अतः आपके माध्यम से केंद्र सरकार से विनम्रता पूर्वक मांग करता हूं कि कोल्ड स्टोरेज को वाइड श्रेणी में रखा जाए, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार किसानों के आय में वृद्धि हो तथा कोल्ड स्टोरेज निर्माणकर्ता को सम्मति राशि न देनी पड़े। धन्यवाद। श्री मुकेश राजपूत जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का अवसर दिया। महोदया, मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके द्वारा भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए भगवान बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थल हैं उनको जोड़ के बुद्ध सर्किट तैयार किया जा रहा है और भगवान राम से संबंधित सभी स्थानों को जोड़कर रामा सर्किट तैयार किया जा रहा है। भगवान कृष्ण से सभी स्थानों को जोड़ के
कृष्णा सर्किट तैयार किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि इसी प्रकार जैन समाज के सभी प्रमुख स्थलों को जोड़कर एक जैन सर्किट बनाने का मामला भी विचाराधीन है। मैं आपके माध्यम से इसी क्रम में माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद में नगर पंचायत कंपिल जैन समाज के लिए तीर्थस्थली बना हुआ है। जैन समाज के धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रथम तीर्थ कर श्री ऋषभ देव जी ने यह नगर की स्थापना की थी, अपना पहला उपदेश भी दिया था। एवं जैन धर्म के 13वें तीर्थ शंकर भगवान बिमलनाथ के चारों कल्याणक गर्भ, जन्म, दीक्षा और ज्ञान भी यहीं हुआ था। और 24वें भगवान महावीर जी का भी प्रवास व उपदेश हुआ था। इसलिए वर्ष भर यहाँ देश विदेश के हजारों की संख्या में जैन धर्मावलंबियों का आवागमन बना रहता है। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, इस पौराणिक नगरी कंपिल का आज भी विकास की दृष्टि काफी दूर है। महोदया, मैं आपके माध्यम से महाभारत कालीन कंपिल नगरी राजा द्रौपद की राजधानी भी हुआ करती थी। यहीं राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर भी हुआ था। यहाँ गंगा नदी के किनारे महर्षि कपिल मुनि जी का आश्रम भी है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस कंपिल नगरी को प्रस्तावित जैन परिपथ से जोड़ने की कृपा करें, जिससे देश विदेश से आने वाले सैकड़ों की संख्या में पर्यटकों का आवागमन में सुविधा हो तथा इस पिछड़े हुए क्षेत्र को सांस्कृतिक विरासत वाले क्षेत्र का विकास हो सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री रामदास शीतरस। धन्यवाद सभापति महोदय। अमरावती जिला के अंतर्गत मध्य प्रदेश बॉर्डर से प्रारंभ होकर धारनी, अचलपुर, अमरावती, नांदगांव, खंडेश्वर, यवतमाल जिले से समाप्त होने वाला राज्य महामार्ग क्रमांक 14 राज्य सरकार के अधीन आता है। इस प्रमुख सड़क को राष्ट्रीय महामार्ग का दर्जा बहाल करने की आवश्यकता है। कुल 303 किलोमीटर लंबाई का ये मार्ग मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्य को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण रास्ता है, जो पर्यटन केंद्र चिखलदरा, मेळघाट, व्रैक प्रकल्प, आदिवासी बहुल धारनी तहसील के साथ अचलपुर तहसील को सड़क से जोड़ने का प्रमुख माध्यम है। मेरे संसदीय क्षेत्र नांदगांव खंडेश्वर तहसील से गुजरने वाली यह सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण दुर्घटना को वृद्धि हुई है। राज्य सरकार इस विषय पर गंभीर न होने के कारण इस सड़क की आवश्यकता मरम्मत न होती रही। प्रवासी वर्ग को आयात करने समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जनता तथा प्रवासी वर्ग हित ध्यान में रख के सदन के माध्यम से मेरा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री जी से निवेदन है कि मध्य प्रदेश बॉर्डर से प्रारंभ होकर धारनी, अचलपुर, अमरावती, नांदगांव, खंडेश्वर, यवतमाल जिले के समाप्त होने वाला राज्य महामार्ग 14 को राष्ट्रीय महामार्ग अधिसूचित करने की कृपा करें। धन्यवाद। हाँ, श्री नायब सिंह जी। थैंक यू सभापति महोदय। जैसा कि सबको ज्ञात है, अभी यूक्रेन और रूस के माध्यम युद्ध चल रहा है। टकराव शुरू होने के समय हमारे देश के करीब 22,000 बच्चे यूक्रेन में मेडिकल शिक्षा के लिए वहां पर गए हुए थे। दूसरे देशों के बच्चे भी इसी कारण वंश वहां पर गए हुए थे, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने इन बच्चों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित अपने वतन लाने के लिए के बारे में सोचा और इसे कार्यान्वित करने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का ही कमाल है कि दोनों देशों ने न केवल हमारे हवाई जहाजों को लैंड करने की इजाजत दी, बल्कि घंटों तक युद्ध विराम भी किए रखा। इसके साथ ही बच्चों की निकासी के लिए सेफ कॉरिडोर भी उपलब्ध कराए, जिसका नतीजा ये है कि आज करीब करीब सभी बच्चों को सकुशल उनके माता पिता के पास पहुंचा दिया गया है और इसके लिए किसी भी बच्चे या उसके अभिभावक से कोई भी पैसा वसूल नहीं किया गया है, जो एक बहुत बड़ी बात है, जिससे मेरी लोकसभा से बहुत से बच्चे भारत वापिस आए हैं। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, इससे पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में
अनेक बार ऐसी ऑपरेशन के तहत मुसीबतों में फंसे भारतीयों को विदेशों से अपने देश सुरक्षित लाया गया है, चाहे वो यमन युद्ध के समय 2015 की ऑपरेशन राहत हो, कोविड काल 2021 की ऑपरेशन वंदे भारत मिशन हो, या फिर अफगानिस्तान में अगस्त 2021 में चलाई गई ऑपरेशन देवी शक्ति हो। आज पूरा विश्व हमारे देश के सशक्त नेतृत्व का लोहा मान रहा है और भारतीय होने के नाते मुझे भी इस बात पर गर्व है। माननीय उप सभापति महोदय जी, अब इन युवाओं की अधूरी शिक्षा को किसी प्रकार से पूरा कराया जाए, ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और मैं आपके माध्यम से माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन बारे में जरूर विचार किया जाए ताकि इन दोनों देशों के आपसी टकराव का प्रभाव इन बच्चों के कैरियर पर ना पड़े, रोका जाए। जो बच्चे MBBS फाइनल की वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे और उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस देश लौटना पड़ा, उन बच्चों के लिए भी कोई रास्ता निकाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। श्री छत्तर सिंह दरबार जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। वैसे हमारी सरकार ने और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए नहीं, ये 377 आपका है, वही पढ़िए। हाँ, तो थोड़ा धन्यवाद तो दे दो, हमारे उसी विषय से संबंधित है, कृषि संबंधी है। ठीक है, हो गया। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसानों को बहुत दिया, सम्मान निधि अन्य प्रकार से, उसी के संदर्भ में मेरा ये 377 का कृषि संबंधी ही एक आपके माध्यम से सरकार से मांग है। मध्य प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र धार के लोगों का मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन है। इस क्षेत्र में पानी की प्रचुर उपलब्धता होने के कारण किसानों के सम्मुख बनाने के लिए बागवानी तथा औषधीय पौधों को उगाने की अपार संभावनाएं मौजूद है। यहाँ की प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण धरती का सम्यक उपयोग करके हम किसानों के जीवन में संबद्धता और खुशहाली ला सकते हैं। इसके लिए धार संसदीय क्षेत्र, धार मध्य प्रदेश संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मनावर तहसील में यदि हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी जाए तो इससे न केवल मालवा के संपूर्ण क्षेत्र में खुशहाली लाई जा सकती है, बल्कि पूरे देश में बागवानी मिशन को एक मिसाल के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे न केवल बेरोजगारी खत्म होगी, बल्कि युवाओं का पलायन भी रुकेगा। इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि मनावर तहसील में विशेष पैकेज के अंतर्गत हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित करने की दिशा में तत्काल पहल की जाए। धन्यवाद। श्रीमती अपराजिता सारंगी जी नहीं है। श्रीमती जसकौर मीना जी बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदया। कृषि क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। आज हर क्षेत्र में उन्नत तकनीक एवं कुशल प्रशिक्षण के कारण तीव्र विकास और आर्थिक लाभकारी व्यवस्था बन रही है। अतः मेरे संसदीय क्षेत्र के कृषक युवक युवतियों को कृषि में कौशल विकास के माध्यम से सक्षम बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। मैं संसदीय क्षेत्र में ये महसूस करती हूँ कि किसान परिवारों के युवक कुशल प्रशिक्षण के अभाव में कृषि कार्यों से विमुख होते जा रहे हैं। भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को पूर्ण करने के लक्ष्य को कृषि के क्षेत्र में कौशल विकास प्रकल्प चलाने में विशेष ध्यान देनी चाहिए। कृषि व पशुपालन तथा प्राकृतिक कृषि, जैविक कृषि से जुड़े कौशल विकास के कार्यक्रम राजस्थान के कृषि प्रमुख जिलों में संचालित करना आवश्यक है। मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा, जयपुर ग्रामीण में शीघ्र कौशल विकास कार्यक्रम शुरू हों, इसके लिए मैं मांग करती हूँ। युवा शक्ति कृषि व बागवानी जैसे ज्ञान अर्जित कर आत्मसम्मान से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। धन्यवाद। श्री अंटोनी जी। Thank you, Madam. Madam, I request the government to kindly reject the proposal set forth by the government of Kerala regarding the Silver Line semi-high-speed rail project.
the project is too costly and will have an adverse impact on Kerala. According to the estimation of Niti Aayog, the project might cost 1.24 lakh crore. It may incur a huge financial burden on the state. Moreover, lakhs of people will have to be displaced and the environment will be seriously damaged. As a result, the overwhelming majority of the people in Kerala are against this project, and I am conveying their concerns in this August House. Having set forth these facts, I request the government to kindly reject the proposal set forth by the government of Kerala pertaining to the Kerala project. Thank you very much. Sri Khandan ji. Thank you, Madam. The foundation stone was laid for the proposed rail coach factory at Kanjikode in Palakkad. Under public-private participation for manufacture of fuel-efficient and lightweight aluminium coaches at an estimated cost of rupees 550 crore long ago. A total of 236 acres of land has been acquired for the project, and sum of nearly rupees 7 crore was also spent for construction of boundary wall. The project appears in the Pink Book of Railways, and even a token amount of rupees 1,000 earmarked every year. Production has already commenced in the units of which foundation stones were laid along with the proposed rail coach factory at Palakkad. The Kanjikode unit is yet to be put on track. The acquired 236 acres of land is lying unutilized. This proposed project was also found in Pragati, and this was debated in the 38th meeting of the Pragati. Therefore, it is urged that the said proposed project be brought under Gati Shakti scheme to expedite it or make use of the said land and infrastructure for any other project of railways. This will create employment for the people and also meet the requirement of railways of any whatsoever. Thank you, Madam. Sri C.N. Annadurai ji. Thank you, Honorable Chairperson, Madam. There is a demand by large number of public for direct train connectivity between Chennai and Tirunnamalai. Tirunnamalai railway station in Tamil Nadu is 125 years old. The passenger train from Tambaram to Tirunnamalai was running till 2007 on narrow gauge. The work relating to conversion of narrow gauge to broad gauge commenced in the year 2007, which temporarily disrupted to railway connectivity in Tirunnamalai. After completion of conversion of railway track, the daily passenger train which was operating between Tambaram to Tirunnamalai has not been restored. Needless to reiterate that the temple city of Tirunnamalai attract lakhs of visitors for darshan, Lord Arunachaleswara temple and Girivalam. The Honorable Railway Minister may therefore take necessary action to resume daily direct train between Chennai and Tirunnamalai without any delay. Thank you. Sri B. Chandrasekhar ji. Thank you, Madam Chairperson. Madam, I wish to highlight the plight of the state of Andhra Pradesh, which must be immediately mitigated by the central government. The ruling government of Andhra Pradesh is trying its best to recover from the impact of finance of an unjust bifurcation. However, the central government's move of reducing the net borrowing limit of the state by Rs 17,923.24 crores on account of our borrowing of the state during the 16 and 17 is further increased the plight caused by stressed finance. The originally fixed limited was Rs 42,472 crores, which has now been significantly reduced. This is a gross injustice, as over borrowing mentioned as was done by the previous government of the state during the financial year 2016-17.
after which is the borrowing limit for the previous government should have been adjusted for the year 17-18 and 18-19. The same was not done, and it is at a critical juncture of relying from the financial losses of the COVID-19 pandemic and an unjust bifurcation for which is the current ruling regime is being punished. Madam, since the current government had no involvement in this borrowing, the central government has set a dangerous precedent by culturing our finance. Despite multiple requests by the state government to correct this, the Ministry of Finance has not accepted our request. I urge the concerned minister to immediately resolve this issue and ensure that the state government of Andhra Pradesh does not have to suffer another injustice. Thank you, Madam. ठीक, श्रीमती अपूर्वा पोद्दार जी. Thank you, Chairman Madam. Madam, the Indian Institute of Space Science and Technology was founded in 2007 to launch a new generation of young space scientists into the control rooms of Indian Space Research Organization. It comes under the aegis of the Department of Space and offer both BTech and the integrated MTech courses focused around three main areas of aerospace engineering, avionics, and physical sciences. Upon graduation, the students are typically absorbed by the ISRO subject to availability position. They are contractually obliged to work at the agencies for minimum 3 years and necessary condition for acceptance into IIST. Starting from the very first batch that joined in ISRO in 2011, former IIST students have been quitting the organization even before their stipulated contract ends, paying lakh out of their pocket to leave. The absence of culture of innovation, lack of force on research were among the issues, along with no choice in picking the area of specialization they wish to work on. This has resulted in many graduating with one specialization and ending up working in another. I request the government to kindly intervene and take suitable policy measures to retain our homegrown talent and control the unusual high rate of attrition of students graduating from Indian Institute of Space Science and Technology in order to bolster our space program. Thank you. श्री सदाशिव कृष्ण लोखंडे जी, श्री दिनेश चंद्र यादव जी, सभापति महोदया, बिहार राज्य के पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत समस्तीपुर डिवीजन के सहरसा पूर्णिया रेलखंड व्यावसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यह अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में अवस्थित है। सहरसा, मधेपुरा एवं पूर्णिया के बीच के दैनिक रेल यात्री काफी संख्या में सफर करते हैं, जिससे सहरसा और मधेपुरा के यात्रियों को आवागमन में भारी कठिनाई हो रही है। लंबे समय से ट्रेन का उपलब्ध नहीं रहने से उन क्षेत्रों के रेल यात्रियों को बस एवं टैक्सी का सहारा लेना पड़ता है, जो काफी महंगा ही नहीं, समय की बर्बादी होती है। पूर्णिया से सहरसा के बीच चलने वाली पैसेंजर गाड़ी जो पूर्णिया से दिन के 11 बजे खुलती है और सहरसा 1:40 बजे अपराह्न तक पहुंचती है, उसके बाद पूर्णिया से सहरसा के लिए अगले दिन सुबह 6 बजे में ही पैसेंजर गाड़ी खुलती है। उसी तरह सहरसा से सुबह 6 बजे के बाद शाम 6 बजे ही दूसरी गाड़ी बनमनखी पूर्णिया के लिए खुलती है। इसलिए पूर्णिया से शाम 4 बजे सहरसा के लिए पैसेंजर गाड़ी चलाई जाए और सहरसा से पूर्णिया के लिए भी दोपहर में पैसेंजर गाड़ी चलाई जाए। उसी क्षेत्र में बड़हरा से बिहारीगंज 12 किलोमीटर रेलखंड अमान परिवर्तन का काम पूर्ण हो गया है। सेफ्टी कमिश्नर ने भी जांच कर ली है, उसे चालू कराया जाए। अतः माननीय रेल मंत्री से हम मांग करते हैं सहरसा पूर्णिया के बीच पर्याप्त संख्या में जो कोरोना काल से पहले गाड़ी चलती थी पैसेंजर, उसे चालू कराया जाए। धन्यवाद। श्री महेश साहब जी नहीं है। श्री श्याम यादव सिंह जी नहीं है। श्री माने श्रीनिवास रेड्डी जी नहीं है। पहले से देखा चेक करिए। श्री श्रीनिवास
ये नहीं, पाटिल जी नहीं, ये भी नहीं। श्री MP अब्दुल सवाम साहब। अच्छा, Thank you, Madam. Madam, I hereby draw the attention of the government towards the pathetic condition of AMU Center Malappuram and request for saving an ambitious higher education project of the country. The center was established with the approval of the President of India in 2010. The DPR envisaged acquiring of autonomy by 2018 and becoming independent center by 2020. But it is very unfortunate that the center is running with only 3 departments and it has fewer than 500 students at present. All these hurdles are due to lack of funding by the government. Although the DPR had proposed for 1,200 crores, appraisals for rupees 1,004.93 crores only was sanctioned initially. The concerned departments released only 60 crores till 2017 and there was no further allocation of funds for the development of the center. AMU Malappuram Center deserves special consideration in the context of national education policy, which recommends that regions with significantly larger populations from the socio-economically disadvantaged groups should be declared special education zones. Malappuram Center of AMU was established following the SHR committee findings. I request the government to do the needful for the immediate allocation and release of at least 500 crores and for more programs from the UGC as per the DPR for saving this great center of higher education. Thank you, Madam. Thank you. श्री राजू बिस्ता जी। बहुत धन्यवाद श्री मैडम। राजू बिस्ता जी इधर हो मैडम। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। दार्जिलिंग और कालिंपोंग इन 2 जिलों में 4 नगर पालिकाएं आती है, दार्जिलिंग, खरसांग, मिरिक और कालिंपोंग, और इसके अलावा सिलीगुड़ी में एक कॉरपोरेशन है। और इन दोनों जिलों के अंदर में पिछले कुछ सालों से लगातार जो है आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि दार्जिलिंग को भारत के पर्वतीय शहरों का पहला नगर निगम होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है और जिसकी स्थापना करीब 1850 में हुई थी। और सिलीगुड़ी जो शहर है पश्चिम बंगाल का, पूरे उत्तर बंगाल के क्षेत्र के लिए एकमात्र जो है नगर निगम है। और दशकों से इन नगर पालिकाओं में और नगर निगम के अंदर लगातार जो आबादी बढ़ी है उसके हिसाब से जो विकास के कार्य होने चाहिए या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़नी चाहिए या जो फाइनेंशियल एड राज्य सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थी वो सपोर्ट नहीं रही, और जिनके कारण जो है बड़े पैमाने पर आज विकास कार्यों की बहुत कमी हो रही है। और हर शहर के अंदर में, हर पालिका के अंदर में ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बड़ी समस्या है, ड्रेनेज हो, सीवरेज फैसिलिटी हो, और यहाँ तक कि जो है अमृत जैसी स्कीम की योजनाएं भी इन नगर पालिकाओं में नहीं पहुंची, जिसके कारण लगभग सभी लोगों को पीने की पानी की एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी है। मैं आपके माध्यम से मेरी ये प्रार्थना है केंद्र सरकार से, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार का खजाना पूरी तरह खाली है। 6 लाख करोड़ के कर्जे पे आज जो है पश्चिम बंगाल की सरकार बैठी हुई है। मेरा ये निवेदन है आपके माध्यम से कि केंद्र सरकार कुछ विशेष कृपा करे इन नगर पालिका और नगर निगम में, और कुछ डायरेक्ट कुछ प्रोजेक्ट देने की कृपा करे, और साथ ही साथ हमारे जो अनुदान है उसको थोड़ा सा जो है बढ़ा करके दिया जाए, तो यहाँ पे रहने वाले जनता का जो है बहुत भला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नरेंद्र कुमार जी। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र राजस्थान झुंझुनू जिले में पानी की बड़ी समस्या है, पैदा हो गई है। जिले में गिरते हुए भू स्तर के कारण सिंचाई लगभग बंद हो चुकी है। झुंझुनू जिला कृषि आधारित जिला है, यहाँ कुओं का पानी सूख रहा है।
पीने के पानी का भी संकट खड़ा हो रहा है। यमुना नहर का पानी झुंझुनू जिले में लाने के लिए राजस्थान के सिंचाई विभाग ने यमुना नदी के ताजे वाले हेड से आवंटित जल पर दिनांक 27/10/2020 को केंद्रीय जल आयोग के साथ हुई वीसी में परियोजना को 2 चरणों में क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत पेयजल हेतु प्रथम चरण में कार्य किया जाएगा तथा सिंचाई हेतु परियोजना का द्वितीय चरण में किया जाएगा। परियोजना की डीपीआर केंद्रीय जल आयोग को दिनांक 8/1/2021 को प्रेषित कर दी गई है। डीपीआर के अनुसार प्रथम चरण की लागत रुपये 14,204.81 करोड़ एवं द्वितीय चरण की लागत राशि 17,162.04 करोड़, कुल लागत राशि रुपये 31,366.86 करोड़ आंकी गई है। कई बार जिसके लिए उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई हैं, लेकिन परिणाम शून्य है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि राजस्थान के झुंझुनू जिले को जल्द से जल्द यमुना नहर के ताजेवाला हेड से पानी दिलवा जाए। जय हिंद। निखिल खाड़से जी। मैडम, सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में अब तक इसका कोई सटीक इलाज खोजा जा सका नहीं है। अब तक हुए शोध से पता चलता है कि सिकल सेल एनीमिया बीमारी प्रमुखता से अनुसूचित जनजातियों में पाई जाती है। ये माता पिता के जीन से संतान को मिलती है। सिकल सेल सबसे ज्यादा पाया जाने वाला रक्त आनुवंशिक रोग है। कैंसर, डायबिटीज, एड्स आदि के लिए भी कोई निश्चित उपचार नहीं है। इसके बावजूद इसके संबंध में जागरण किया जाता है और इसकी रोकथाम और लक्षणों के उपचार की व्यवस्था की जाती है। सिकल सेल के साथ ये नहीं किया जा रहा है। सिकल सेल के प्रभावित लोगों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था है, जो हर 1 और 2 साल में रिन्यू करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करती हूँ कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है वो परमानेंट दिया जाए, कि जिसके कारण इन लोगों को उसका फायदा हो सके। और उसके साथ ही इस रोग को रोकने के लिए और इसके उपचार की व्यवस्था करने के लिए भी आपसे मैं निवेदन करती हूँ। धन्यवाद। श्री श्रीनिवास दादा साहेब पाटिल जी। मैडम, मैं आपका आभारी हूँ। शायद मेरा नाम जब पुकारा था तब मैं ट्रैफिक ब्लॉक में था। मेरे लोकसभा क्षेत्र में जिला स्तर पर केंद्रीय विद्यालय हो, ऐसी मेरी उम्मीद कई जैसे ही एमपी बन गया तब से थी, और मैं उसका चेसिंग भी कर रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम से प्रसिद्ध हुआ सातारा जिला और आदरणीय शंभू छत्रपति महाराज, इनके मुल्क में मुगलों की और उसी जमाने से ये लड़वैया जमात वहां है। 2 जून 1962 में यशवंतराव चौहान जी ने यहां सैनिक स्कूल निकाला। मेरे ही सतारा जिले के कई लोग, हर घर में एक आदमी, एक नर आर्मी में है, और केंद्रीय सर्विस में बहुत सारे लोग हैं। ये बोलना होगा। सतारा जिले में केंद्रीय विद्यालय नहीं है, नियर बाय कोल्हापुर में नहीं है, रत्नागिरी में नहीं है, सांगली में नहीं है, और हमें खाली 10 एडमिशन होते, 7 आमदार होते और 3 खासदार होते। मेरी बहुत दिनों से मांग है कि मेरे जिले में केंद्रीय विद्यालय हो और लड़ने वाले जमात में के बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा मिले। मैडम, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू। आइटम नंबर 17, संविधान अनुसूचित जनजातियां